हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सभी यूकेरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म जो होता है मेम्ब्रेन के एक इलेबोरेट सिस्टम के द्वारा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड रहता है। इस मेम्ब्रेनस सिस्टम को सामान्यतः साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा जो छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं उनके द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। मेम्ब्रेन्स के द्वारा डॉर्सल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एंजाइम्स का सेपरेशन हो जाता है, राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज प्रोटीन जो होते हैं वो सेल में सेपरेट हो जाते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कंट्रोल रहता है, सेल में पीएच वैल्यू रेगुलर रहती है, डिफ्यूज़न के लिए बैरियर लेवल का निर्माण होता है, एक्सेट्रा। इस सिस्टम को पहले रॉबर्ट नोविन्स्की एंड सेज ने साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम का नाम दिया। क्या क्या होते हैं इसके मेन कंपोनेंट? गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ईआर क्या है? ईआर डबल मेम्ब्रेनस इलेबोरेटेड जाल के जैसा है, नेटवर्क के जैसा है, जो कि पूरे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है। हिस्ट्री क्या है इसकी? 19th सेंचुरी में इसे लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था और इसका नाम अर्गेस्टोप्लाज्म रखा। पॉर्टर, क्लॉडे एंड फुलम ने इसे ईआर नाम दिया। पैलेड ने बताया कि दो फॉर्म में पाई जाती है, रफ ईआर जिस पर कि राइबोसोम लगे हुए रहते हैं, स्मूथ ईआर जिस पर कि राइबोसोम नहीं जुड़े होते। प्रेजेंस इसकी प्रोकैरियोट्स और मैमल्स के आरबीसीज को छोड़ करके सभी सेल्स में पाई जाती है। अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल्स में इसका साइज छोटा होता है। मसल सेल्स में इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली, फैट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करने वाली, स्टेरॉइड हार्मोन और मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाली सेल्स में ये बहुत अधिक विकसित होती है। हम पहले देख चुके हैं ईआर 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर, इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। जनरली ये उन सेल्स में पाई जाती है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं। पेस्टिसाइड और कार्सिनोजन को न्यूट्रल और मॉडिफाई कर देती हैं। ग्लाइकोजन युक्त ट्यूब्यूल से ग्लाइकोसोम का निर्माण होता है। रफ ईआर, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये लगभग सभी सेल्स में पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स में इनकी संख्या अधिक होती है। मॉडिफिकेशंस, ईआर जो है इसको मसल्स में हम बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रेटिना में हम बोलेंगे इसको माइलॉइड रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, हम सीधा की सीधा अब देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या है? ईआर के प्रकार, आकार, स्ट्रक्चर में काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। इसके एंडोमेम्ब्रेन में दो सरफेस होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक फेस और ल्यूमिनल फेस। प्रोटोप्लाज्मिक फेस जो होती है साइटोप्लाज्म की ओर होती है तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटरनल लेयर के समान होती है। ल्यूमिनल फेस ये ल्यूमिनल स्पेस की तरफ होती है। गोल्जी बॉडी के जैसे इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर टिब्यूल्स होती हैं। सिस्टर्नी लंबी फ्लैट यूनिट्स हैं जो कि पैरेलल रोज में अरेंज होती हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती हैं। ये लगभग 40 to 50 मिलीमाइक्रोन थिक होती हैं। सिस्टर्नी उन सेल्स में पाई जाती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बिजी रहती है, मतलब प्रोटीन सिंथेटिक सेल्स में नंबर ऑफ सिस्टर्नीज जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वेसिकल्स राउंड ओवल स्ट्रक्चर हैं, इनका डायमीटर जो है 25 to 300 मिलीमाइक्रोन होता है। ये भी उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होती हैं। टिब्यूल्स पतली और स्मूथ वॉल वाली ब्रांच टिब्यूलर स्ट्रक्चर हैं। ये उन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड और हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। ये तीनों फॉर्मेट एक ही समय में एक ही सेल में उपस्थित हो भी सकते हैं और अलग अलग प्रजाति या स्पीशीज़ और टिश्यूज़ की कोशिकाओं में इनका डिस्पोजिशन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। स्ट्रक्चर इनकी मिसेलिस के जैसे स्ट्रक्चर होती है, ट्राइलैमेलर मेम्ब्रेन होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? लिपिड, इसमें लिपिड की मात्रा लगभग 30 to 50%, जिसमें भी मेनली फॉस्फोलिपिड पाया जाता है।
फॉस्फोलिपिड जो है वो लेसिथिन और सिफेलिन के रूप में होता है। लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की में जो कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है उससे अधिक होती है। सेकेंड, प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। अब हम बेसिकली देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। पहले ही क्लियर है, आर पर बेसिकली क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। और टिब्यूल्स जो हैं वो जनरली क्या काम करती हैं, स्टेरॉइड्स का, लाइक लिपिड्स का संश्लेषण करने का काम करती हैं। फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड का संश्लेषण फ्री राइबोसोम्स के द्वारा होता है। ये फ्री राइबोसोम ईआर के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार ईआर प्रोटीन सिंथेसिस हेतु एक सरफेस प्रोवाइड कराती है। ईआर में सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम उपस्थित होता है जो राइबोसोम से सिग्नल पेप्टाइड को अलग करता है। ये पेप्टाइड क्या करता है, ईआर की कैविटी से एंटर कर जाता है। क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है इसका मैकेनिकल सपोर्ट। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पाई जाती है। तो पूरी सेल के लिए एक मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करती है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का काम करती है, लिपिड संश्लेषण का या लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। टिब्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होगी ऐसी कोशिकाओं में, स्टेरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित एंजाइम एसईआर में उपस्थित होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज़, इलेक्ट्रॉन डेंस पदार्थों से भरी हुई माइक्रोबॉडीज़ ईआर के निकट उपस्थित होती हैं, जिन्हें की माइक्रोबॉडीज़ कहा जाता है। माना जाता है कि इनका निर्माण सिस्टर्नी के डायलेशन से होता है। सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेल में एक्सपेंडेबल रहती हैं, इसीलिए पदार्थों का एक्सचेंज करने का काम करती हैं। ईआर से जुड़े हुए रहते हैं क्या क्या, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म में जो भी एक्सचेंज होता है वो न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा होता है। ये ईआर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ईआर किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ईआर की सरफेस पर सिस्टर्नी की कैविटी में एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज या तो डिफ्यूज़न के द्वारा होगा या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। मेम्ब्रेन फ्लो कैसे होता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, देन ईआर, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। आयनिक ग्रेडियंट, मसल सेल्स में पाई जाने वाली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का रेगुलेशन करती है। इसमें कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय रिलीज होते हैं। एटीपी सिंथेसिस का काम करती है, इम्पल्स प्रोपेगेशन का, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, सेग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन कैसे होता है। तो ऐसा माना जाता है फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि ईआर की मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के समान उसकी संरचना होती है, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटफोल्डिंग्स होती हैं जिसके द्वारा ईआर की ओरिजिन होती है। सेकेंड है बाय मेम्ब्रेन डिफरेंशिएशन, माना जाता है कि ईआर का निर्माण या मेम्ब्रेन का निर्माण आरईआर से होता है। विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस के द्वारा आरईआर से एसईआर और गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी सिस्टर्नीज का निर्माण होता है। इस प्रकार से मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चरल और केमिकल डिफरेंशिएशन जो है वो मेम्ब्रेन डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट, इंटर रिलेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। वॉटसन ने एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर की कंटिन्यूटी को दर्शाया था। उसने बताया कि कोशिका के विभिन्न मेम्ब्रेन्स के बीच में आपस में इंटर रिलेशन पाया जाता है। अल्फा साइटोमेम्ब्रेन नाम दिया था उसने आरईआर की मेम्ब्रेन के लिए, बीटा साइटोमेम्ब्रेन नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के लिए, और गामा साइटोमेम्ब्रेन नाम दिया था गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन के लिए। क्या कहा था इसने, एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ब्लैबिंग के द्वारा छोटी वेसिकल्स का निर्माण होता है जिसके फ्यूज़न से एनुलेट लैमेली का निर्माण हो जाता है। इस एनुलेट लैमेली से राइबोसोम जुड़ जाते हैं जिससे आरईआर का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति एसईआर से होती है। गोल्जी बॉडी से उत्पन्न वेसिकल्स के फ्यूज़न से प्लाज्मा लेमा का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी से प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। ये पिनोसोम या फैगोसोम के साथ जुड़ जाती है और सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन
करती है। ये यहाँ पर दे रखा है, नीचे से देखते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, ब्लैबिंग हुई, एनुलेट लैमेली, एनुलेट लैमेली में राइबोसोम जुड़ते हैं जिससे कि RER बनेगा। अब यहाँ से यदि राइबोसोम हट जाते हैं तो गोल्जी मेम्ब्रेन, इसकी ब्लैबिंग से प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा ये जब किसके साथ जुड़ जाता है, पिनोसाइटिक वेसिकल्स के साथ जब ये जुड़ जाता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। गोल्जी मेम्ब्रेन से क्या बनता है, लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। इस तरह से डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ER में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, जिसमें सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सिस्टर्नी और वेसिकल्स कहाँ पाए जाएंगे, जो प्रोटीन सिंथेसिस में बिजी होती हैं, और ट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाएंगी, जो कि लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करने वाली सेल्स में इनका नंबर ज़्यादा होता है। फंक्शंस नॉर्मल पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं पूछा जाएगा। एक कोई फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, थैंक यू।